नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों। आज का सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया है। आज पार्ट सेकंड है, इसमें भी हम टर्मिनोलॉजी ही डिस्कस करेंगे। कुछ और ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसको समझना जरूरी है, जिससे हम आगे स्टेट को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, तो आज हम टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। आवृत्ति आप समझते हो, अक्सर आपने सुना होगा, जैसे आप रेडियो भी सुनते होंगे तो रेडियो में भी अक्सर आपको देखने को मिल जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। या फिर आप जनरल सेंस में बात करते हो, कोई एक व्यक्ति है जो बार बार एक ही काम को कर रहा है, तब उसको बोलते हो कि यार फ्रिक्वेंटली यही काम क्यों कर रहा है। फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार वही काम क्यों कर रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर आप समझोगे फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी बोल देते थे। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समझना, मैंने लिखा 1 2 1 3 1 2। अब यहाँ पे देखो ये एक मैंने लिखा, ये एक ऐसी वैल्यू है जो एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट है। तो मैं बोलूंगा कि एक की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है। ठीक है, एक की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3। क्यों? क्योंकि एक जो है इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में 3 बार आया है। तो इस एक की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? एक ऐसी वैल्यू है जिसकी जो बार बार रिपीट हो रहा है। वन जो एक ऐसी वैल्यू है जो 3 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे एक की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, तो हम यहाँ डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ए वैल्यू लिखेंगे, ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल जो है क्या, चर एक्स वाई जेड होते हैं, तो उसकी वो वैल्यू विच इज वेरिएबल, which is repeated number of times। एक ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। एग्जांपल भी लेंगे अभी। फिर अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, मैं बात किसी कर रहा हूँ, ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है उसको हमने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे समझना होगा, ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है उसको हमने फ्रीक्वेंसी बोला। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नेवर बी माइनस। ठीक है, मतलब कभी भी माइनस में नहीं होती है, याद रखना, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। मतलब नेवर बी नेगेटिव, कभी भी इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, अभी एग्जांपल से भी समझेंगे। दूसरी चीज नेवर बी माइनस और नेवर बी फ्रैक्शनल। नेवर बी फ्रैक्शनल मतलब कभी भी दशमलव में नहीं होगी। ठीक है, कभी भी दशमलव में नहीं होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, इन दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ना तो वो माइनस होती है, ना ही वो दशमलव में होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमेशा एक निश्चित संख्या होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके यहीं पे समझाता हूं। ठीक है, यहीं पे आपको समझाता हूं। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि ये 1 है, 2 है, 3 है, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसी वैल्यू वेरिएबल में, ठीक है, ए वैल्यू विच इज वेरिएबल रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पे देखना फ्रीक्वेंसी के अंदर ये एक वैल्यू है 1। अब ये देखो कितनी बार रिपीट हुई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। मतलब एक ऐसी वैल्यू इन पूरे डिस्ट्रीब्यूशन इस वेरिएबल के अंदर जो बार बार रिपीट हुई है। तो 1 यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है। 2 को आप देखोगे, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? तो 1 बार, 2 बार, 2 भी 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 3। 3 भी कितनी बार हुआ है? तो 3 भी 3 बार हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3। 4 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 बार रिपीट हुआ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4। तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी हमेशा देखो क्या है? एक निश्चित संख्या है। ना तो यहाँ पर दशमलव में आ रही है वैल्यू, ना ही यहाँ पर माइनस में आएगी वैल्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ना तो कभी दशमलव में आएगी, ना ही कभी नेगेटिव आएगी, वो निश्चित रहेगी। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा भी होता, अभी मैं आगे और लिख देता हूँ इसमें कि यहाँ पे 2.5 एक वैल्यू है, 2.5 है, 3.5 है, फिर 2.5 है। तो अगर मैं यहाँ लिखता भी सही कि जो 2.5 वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हुई है? तो 1 2 3 बार, तो भी तो यहाँ निश्चित संख्या ही आती। दशमलव वाली वैल्यू का भी फ्रीक्वेंसी हमेशा इंटीजर वैल्यू निश्चित संख्या ही होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? ये हमने समझ लिया कि ऐसी वैल्यू जो किसी वेरिएबल्स के अंदर या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बार बार रिपीट होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। और फ्रीक्वेंसी की खास बात यह क्या है? वो कभी भी नेगेटिव या कभी भी माइनस नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, और ना ही कभी भी वो दशमलव में या फ्रैक्शन में नहीं होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब ये तो बात हो गई फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसकी बात करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी पे बेस्ड जो है पूरा स्टेट है, मतलब कह सकते हैं कि जितना आपका बेसिक स्टेट है, जैसे आपका अर्थमेटिक मीन है, मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्सन है, ये इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बिना होना ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी, इन सबकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक टेबुलर अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हम जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, जो सक्सेसिव बार बार आ रही है, जो रिपीट हो रही है, उसको रखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे ये आपने क्या बना लिया, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बना लिया हमने कि एक वैल्यू है जो बार बार आ रही है। कितनी बार आई? 3 बार आई, तो हमने इसको यहाँ पे बना दिया। क्या बना दिया? टेबल बना दिया। तो ये एक तरह से क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया। मतलब क्या हो गया? ये एक क्या है? एक टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ सक्सेसिव वेरिएबल। मतलब जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, हर एक वेरिएबल की बार बार, हर आने वाले वेरिएबल की जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, उसको टेबल के अंदर अरेंज करना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बोल सकते हैं इट इज ए टेबुलर अरेंजमेंट, टेबुलर प्रेजेंटेशन बोल सकते हो, अरेंजमेंट बोल सकते हो, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू या टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड देयर फ्रीक्वेंसी। ऐसा लिख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है और उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, उनका जो टेबुलर अरेंजमेंट, उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज ए पैटर्न ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी या शोइंग द फ्रीक्वेंसी इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अलग अलग वर्ड है डिफाइन करने के। और इसको अरेंज कैसे करते हैं? ठीक, फ्रीक्वेंसी को, इस फ्रीक्वेंसी को टेबल में अरेंजमेंट करने की एक मेथड है। तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग टेलीमार्क, बाय यूजिंग टेलीमार्क्स। अब ये टेलीमार्क्स क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी, ये आप डेफिनेशन है, डेफिनेशंस कई बार पूछते हैं तो आप बता सकते हो कि क्या होता है, बट इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, अब मैं यहाँ पे आपको एक डाटा लेके, एग्जांपल लेके इसको पूरी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी डाटा ले लिया, मान लिया हमने लिया 5, 7, 5, 9, 10, 5, 7, 10, 9, 11, 12, 10, 13, 10, 5, 11, 12, 5, 10। ठीक है, ये कुछ डाटा हमने लिए हैं और हमसे ये बोला गया है कि इनको क्या करो? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अरेंज करो। ठीक है, इन डाटा को क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अरेंज करना है। तो ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल। तो मैं एक तरफ लिख दूंगा, ये क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। एक तरफ मैं लिख दूंगा क्या? वेरिएबल्स। ठीक है, एक तरफ मैं लिख दूंगा क्या? वेरिएबल्स। ठीक है, एक तरफ मैं लिख दूंगा वेरिएबल्स और एक तरफ आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। कुछ इस तरीके से आप समझ लेना। चलिए, एक तरफ मैंने लिखा वेरिएबल्स और एक तरफ हो जाएगा, यहाँ पे बीच में आप लिख देना टेलीमार्क। हालांकि टेलीमार्क की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इसको बनाने का तरीका यही होता है, इसलिए मैं आपको इसी पैटर्न पे पूरा जो सिस्टम होता है उसी पे बेस्ड आपको पूरा यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आप लिख लेना फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी को जनरली एफ से डिनोट करते हैं, FI से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, इतना आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ हम करने वाले हैं यहाँ पर। अब देखिए, सबसे छोटा वेरिएबल यहाँ पे देखेंगे, हम छोटे से बड़े पे चलेंगे। तो सबसे छोटा वेरिएबल आपको दिख रहा है यहाँ पे 5, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये 5 पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी बार आया है। तो लिखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार के बाद आप देखोगे 4 बार और 5 बार। कितनी बार आया है? ये 5 बार आया है। अब इस 5 को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे अंदर, वो देखना है हमें। इस 5 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 और फिर इस पे आड़ी डंडी एक आड़ा लगा देते हैं, ये 5।
तो यहाँ पे काउंट कर रहे हैं हम 1 2 3 4 और 5 5 कितनी बार आया 5 बार, तो हमने लिख दिया कि 5 की फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। ठीक है, अब सेकेंड आप देखोगे, सेकेंड आप वेरिएबल्स देखोगे, यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल्स क्या है हमारा 5 से बड़ा 7 है, मैंने लिखा 7 यहाँ पे। अब हम यहाँ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 7 कितनी बार आया है, 7 आप देख लो कितनी बार आया है, तो 7 आप देखोगे 1 बार आया है, 2 बार आया है, बस 2 बार आया है। तो 7 2 बार आया तो उसको कैसे लिखोगे आप, 1 बार 2 बार, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अब डायरेक्ट भी लिख सकते, आप बोलोगे सर इस टेलीमार्क्स की क्या जरूरत 1 2 1 2 करने की, हमने काउंट कर लिया 5 डायरेक्ट 5 लिख देंगे, काउंट कर लिया 2 डायरेक्ट 2 लिख देंगे, तो आप ऐसे ही करना है। लेकिन एक्चुअल जो प्रोसीजर है वो यही है, टेलीमार्क्स के थ्रू ही फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं एक्चुअल प्रोसीजर। लेकिन यहाँ तो अब हम इतने मैच्योर हैं, है ना, हम इतने मैच्योर हैं, हम डिग्री कर रहे हैं या डिग्री कर चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो सेमेस्टर एग्जाम है, वहां पे पूछ रहे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, तो ये पूरी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पूरी प्रोसीजर है। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर, अब आप देखोगे सेकंड जो वेरिएबल, थर्ड जो वेरिएबल है आपको दिखेगा यहाँ पे 9। अब 9 देखो, 9 कितने टाइम्स आया है यहाँ पर, 9 आप देखोगे 1 बार 2 बार, देखो 2 बार आया। अब इसको क्रॉस करने का मीन्स ये होता है कि हमसे कोई गलती ना हो, तो 9 जो 2 बार आई इसलिए हमने लिख दिया 2 बार, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी भी 2। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने 10 लिया था, अब 10 देखो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, 5 बार आया है, ये भी 5 बार आया है। तो 5 बार की प्रोसीजर क्या होती है, 5 बार 1 2 3 4 और एक फिर आधा डंडा लगा देते हैं इसमें, ये 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी 5। नेक्स्ट जो वेरिएबल है हमारा 11। अब 11 देखो कितनी बार है, सॉरी 1 2 3 4 और 5 बार आया था। ठीक है, यहाँ कटा नहीं था। फिर हमने लिया 11, 11 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, 2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 2। फिर 12 ले लो आप, 12 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 2। और 13 आप देखो 13 कितनी बार आया है, 1 बार, तो यहाँ पे x की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1। ठीक, तो इस तरीके से ये हमने क्या बनाया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। ठीक है, समझ में आया होगा। मतलब क्या है, ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने की जो प्रोसीजर होती है, जो पैटर्न होता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, 2 टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब ये 2 प्रकार का कौन कौन सा है इसको समझ लो। एक होता है आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सेकेंड आपका होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको एक्सक्लूसिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। अभी ये जो हमने बोला है डिस्क्रीट, हमने पढ़ चुका है डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स भी हमने पढ़ा है तो उसका कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, निश्चित संख्या है। वेरिएबल में आप देखो क्या है, सिर्फ 5 ही है, यहाँ पर 7 ही है, यहाँ पर 9 ही है, यहाँ पे 10 ही है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा पहला टाइप का है, कौन सा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा डिस्क्रीट है। और इसी को हमने क्या बोला था, इंक्लूसिव। इसी को हमने क्या बोला था, इंक्लूसिव, मतलब यहाँ पे निश्चित है। हमने बोला था ना कि फ्लावर्स के पेटल्स 5 ही होते हैं, फ्लावर्स नंबर ऑफ एक्सटेंशन 7 ही होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल देखो सिंगल सिंगल ही है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 11 है, 13। तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट, इंक्लूसिव या अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, या अनग्रुप तो रहने दो, साथ में फ्रीक्वेंसी है तो नहीं बोलेंगे, इतना ही समझ लो, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और इसको हम इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो फिर आप बोलोगे सर सेकंड जो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसको समझ लो, क्योंकि इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करते हैं बाद में, जब आगे चलेंगे तो हम इसके बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं। तो सेकंड जो टाइप है वो क्या है इसका, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो आपको क्लासेस दे दी यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे दी है, क्लासेस दे दी है। इस तरीके से
ठीक है, इस तरीके से अगर आपको क्लासेस दे दे तो वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक, ये इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा देखने को। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, पूरा ही बना देते हैं, ठीक है, आपको सहूलियत रहे थोड़ा समझने में। चलिए, अब यहां पे मान लो आपको क्या दे दिया, क्लास इंटरवल। ठीक है, यहां पे आपको क्या दे दिया, क्लास इंटरवल दे दिया। क्लास इंटरवल क्या दे दिया, 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, इतना ही होगा शायद, 10, 10 से 20। यहाँ पे छोटा ले लेते हैं, चलो थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 15। यही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक मेरे ख्याल से इतना ही होगा वो, है ना। कुछ ऐसा कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब इतना, अब यहाँ पे आ जाओ पीछे वाले पे। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिया था अपना ये वाला, अब हमें ये देखना है कि इन क्लासेस के अंदर 0 to 5 वाली वैल्यू हमें यहाँ रखना है। यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 5 तक की, अब 0 से 5 हम पढ़ चुके हैं एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव क्या है। 0 से 5 मतलब 0 से लेके 4.99 तक की वैल्यू आएगी। जैसे ही 5 आएगा वो नीच वाली क्लास में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सक्लूसिव क्लास है। क्या है ये, एक्सक्लूसिव क्लास है, ठीक है। तो यहां पर आप समझोगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में तो सिंगल वेरिएबल्स थे, ठीक है, सिंगल वेरिएबल्स थे। अब यहां पर क्या है, क्लासेस है, कंटिन्यूअस क्लासेस है, इसको कंटिन्यूअस क्लासेस बोलते हैं, याद रखना। 0 to 5 और फिर 5 से शुरू हो रही 10 तक, फिर 10 से शुरू हो 11 तक, इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। और ये जो है हमारा डिस्क्रीट भी है, और इसको अगर मैं ऐसे भी बना दूं, कैसे, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 19। तो इस तरीके का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके का, जैसे मान लो 0 से 5 है और 6 to या 0 to 4 है, ठीक है, 0 to 4 है, 5 to 9 है और 10 to 14 है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो भी हो जाए, 4 to 2 में मान लो कोई 2 वैल्यू है, इसमें मान लो 5 वैल्यू है, इसमें वापस 3 वैल्यू है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके का, यहाँ पे देखो गैप है। ये कौन सा क्लास है, ये इंक्लूसिव टाइप का, मैंने पहले बताया था, ये इंक्लूसिव है ना, इंक्लूसिव है, उसी को हम डिस्क्रीट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। इस तरीके की जब डाटा हो, इस तरीके की जब क्लासिफिकेशन हो तो उसको हम डिस्क्रीट या इंक्लूसिव बोलते हैं। और ये वाला जो है जहाँ पर डायरेक्ट सी वेरिएबल्स दिए हुए हैं 5, 7, 9, 10, तो ये भी डिस्क्रीट है, ठीक है, समझना। यहाँ पर क्या है, सिर्फ वेरिएबल है, इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पर रेंज में तो है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। क्या है, 4 के बाद फिर 5 से शुरू हो रहा है। ये दोनों अलग अलग मतलब इंक्लूसिव है, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको यही समझा रहा था कि कंटिन्यूअस में क्या होगा, कंटिन्यूअस में क्लासेस इस तरीके से होगी। जैसे मान लो 0 to 5 है, फिर 5 से शुरू होगा तो 5 to 10 और 10 से शुरू होगा तो 15 तक जाएगा, ठीक है, 10 से शुरू होगा तो 15 तक जाएगा, या 15 से लेके 20 भी ले लो। तो इसमें जो भी डाटा रहेंगे, जैसे मान लो डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें डाटा मान लो 0 से 5 में, अब यहाँ पे 0 से 5 तक में डाटा है वो 4.99 तक आएंगे। जैसे 5 आ जाएगा वो 5 यहाँ काउंट ना होकर यहाँ काउंट होगा। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में कैसे डाटा को रखते हैं। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी 5 है, इसकी 7 है, इसकी 3 है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेना फ्रीक्वेंसी के अंदर, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी जब होती है, याद रखना फ्रीक्वेंसी के अंदर एक चीज और मेंशन कर लेना। और डेफिनेशन के अंदर क्या चीज मेंशन करोगे, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में एक चीज और यहाँ पर मेंशन कर लेना। किसकी, जो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अभी हम अपन ने लिखी है उसके अंदर एक चीज और यहाँ पर जोड़ लेना। क्या, फ्रीक्वेंसी हमेशा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, मतलब जिगजैग ऑर्डर में होती है, ठीक है, ठीक है, ऑलवेज इन जिगजैग ऑर्डर, ठीक है, जिगजैग ऑर्डर, ठीक। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, नाइदर असेंडिंग नॉर डिसेंडिंग, नाइदर असेंडिंग नॉर डिसेंडिंग ऑर्डर।
देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पहले बढ़ रही है और वापस घट रही है, तो ना तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी ना तो डिसेंडिंग में होगी। कौन सी? सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मान लो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से हो जाए 2, 5, 7, 9, तो ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये फिर क्या हो जाएगी? मोर देन टाइप, ठीक है, या लेस देन टाइप। क्या हो जाएगी? ये लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में है तो वो लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और अगर मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से अगर हो जाइए गिरते क्रम में, तो वो मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और वो बनती कैसे? इसी से बनती है, फ्रीक्वेंसी से ही कम्युलेटिव मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी बनती है और लेस देन टाइप बनती है। तो याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा जिगजैग ऑर्डर में होती है, ना तो असेंडिंग ना तो डिसेंडिंग। अगर वो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है तो वो फिर फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। उसमें भी दो टाइप है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। समझ में आ गई बात? तो ये हमारी कंटिन्यूअस क्लासेस इस तरीके से होती है और फ्रीक्वेंसी हमेशा जिगजैग ऑर्डर में रहेगी, इसलिए मैंने लास्ट में 3 लिखा। अगर मैं यहाँ 9 लिख देता तो फिर ये फ्रीक्वेंसी ना होकर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती। तो डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे बात आती है हमारी नेक्स्ट, वो है नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो है नंबर 3, वो आप बोल सकते हो हमारा एक्टिव फ्रीक्वेंसी। एक्टिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्टिव फ्रीक्वेंसी को ही और क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये याद रखना, ठीक है। एक्टिव फ्रीक्वेंसी को ही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी बोला जाता है। अब ये होता क्या है? हम इसे बोल सकते क्या? इट इज द रेशियो ऑफ, एक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, किसी भी क्लास की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास टू विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। मतलब अगर इसका मैं फार्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा? एक्टिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, ठीक है, किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिव फ्रीक्वेंसी। अभी मैं निकाल के बताता हूं, समझ में आ गया? रेशियो है एक्टिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्या होता है? रेशियो होता है कि उस क्लास की फ्रीक्वेंसी और उसी क्लास की विड्थ को अगर डिवाइड कर दे, रेशियो ले ले, तो उसका हो जाता है एक्टिव फ्रीक्वेंसी या उसी को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इसका यूज कहाँ होता है? देखो इसका यूज कहाँ होता है, याद रखना, यूज्ड इन हिस्टोग्राम in case of unequal classes, ऐसा लिख सकते हो कि इस एक्टिव फ्रीक्वेंसी का यूज कहाँ होता है। तो कहाँ यूज होता है इसका? हिस्टोग्राम के अंदर, जहां पर क्लास इंटरवल क्या दिया हो या क्लासेस क्या दी हो, अनइक्वल क्लासेस। अब मैं अभी बताता हूँ आपको अनइक्वल क्लासेस का मतलब क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, और जब मैं हिस्टोग्राम पढ़ाऊंगा तो दोनों केस बताऊंगा। तो एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है। मैं फिर से यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ आपके लिए, ठीक। ठीक है, और यहाँ इस तरीके से आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्या होता है ये। चलिए, यहाँ पर हमने ले लिया क्या? क्लास इंटरवल, और यहाँ पर ले ली हमने क्या? हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के अलावा आपको यहाँ और क्या बनानी, निकालनी क्या है? एक्टिव फ्रीक्वेंसी। तो एक कॉलम और हमें लेना पड़ेगा, हमें एक कॉलम और यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्टिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो एक कॉलम और हमें यहाँ पे चाहिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ हो जाएगी हमारी क्या? एक्टिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वाला कॉलम जो हमारा हो जाएगा वो एक्टिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हो जाएगा। मान लो क्लासेस कुछ इस तरीके से आपको दी, किस तरीके से दी? मान लो क्लासेस आपकी है यहाँ पर, मान लो 0 से 10, फिर 10 से आपको दे दिया 30, ठीक है। 30 से आपको दे दिया क्या? 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर 60, और मान लो 60 से दे दिया आपको 100। अब देखो यहाँ पर क्लासेस इक्वल है या अनइक्वल है? यहाँ पर आप विड्थ निकालोगे, ठीक है। मैं एक कॉलम और बढ़ा लेता हूँ ताकि विड्थ आप निकाल पाओ।
ठीक है, एक कॉलम और हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम विड्थ भी इसकी बता पाएं। ठीक है, इसकी विड्थ भी हम यहाँ पर बता पाएं। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे हम निकालेंगे एक्टिव फ्रीक्वेंसी और ये आपका हो जाएगा विड्थ। ठीक है, ये हो जाएगी विड्थ। अब समझना बात को, मान लो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 2, 5, 7 और 3। फ्रीक्वेंसी हमेशा जिगजैग ऑर्डर में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो हमें इक्वल है या अनइक्वल क्लासेस है, तो हम विड्थ निकालेंगे। मान लो हमने यहाँ पर विड्थ निकाली, मैं इसको थोड़ा सा और क्लासेस में डिवाइड कर दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, इस तरीके से। अरे बाबा, ये लो, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि मान लो ये फ्रीक्वेंसी 2, इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ कैसे निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये विड्थ निकलती है। अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0, तो विड्थ आ जाएगी 10, मतलब 10 में से 0 जाएगा, विड्थ 10, 30 में से 10 जाएगा, विड्थ आ जाएगी आपकी 20, 60 में से 30 जाएगा, विड्थ आ जाएगी आपकी 30, 100 में से 60 जाएगा, विड्थ आएगी आपकी 40। अब देखो हर एक क्लास की विड्थ अलग अलग है, यहाँ पर हर एक क्लास की जो है विड्थ अलग अलग है, हर क्लास की विड्थ अलग अलग है, मतलब ये अनइक्वल क्लासेस है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये अनइक्वल क्लासेस है। चीजें आपको समझ में आ रही, ये जो क्लासेस है ये कैसी है, अनइक्वल क्लासेस है। ठीक है, अब अनइक्वल क्लासेस है, तो जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से नहीं बना सकते। याद रखना, जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी से नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लासेस अनइक्वल है, तो पहले हमें एक्टिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और इस एक्टिव फ्रीक्वेंसी से हमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। अगर इक्वल क्लासेस होती तो हम इससे ही हिस्टोग्राम बना देते। ठीक है, हिस्टोग्राम कैसे बन जाएगा इसका, इस तरीके से बन जाएगा, पहले 2 पे है फ्रीक्वेंसी, फिर 5 पे है, फिर 7 पे है, फिर 3 पे है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, क्लासेस अगर इक्वल है तो। लेकिन अगर अनइक्वल है तो हमें एक्टिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और एक्टिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं आगे जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो हिस्टोग्राम में कराऊंगा, उसमें इक्वल अनइक्वल दोनों से विद डायग्राम पूरा बताऊंगा। यहाँ पे हम एक्टिव फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं, वो समझ लो कैसे निकालेंगे। अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी अपॉन में विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, ये है एक्टिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 2। क्लियर? चलिए, फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, विड्थ कितनी है 10, तो यहाँ पे एक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0.2। फ्रीक्वेंसी क्या है 5, एक्टिव फ्रीक्वेंसी 20, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0.25 हो जाएगी। भाई आधा करूंगा, नीचे 10 ऊपर हो जाएगा 2.5, 1 शून्य लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कितना है, फ्रीक्वेंसी है 7 और विड्थ कितनी है 30। अब 7 को 30 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, भागने जाने के शून्य ऊपर हो जाएगा 70, 2 बार जाएगा बचेगा 10, 3 बार में 90, मतलब 0.23 के समथिंग आ जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 और विड्थ 40 है, यहाँ पे करोगे तो 0.0 आएगा, क्योंकि एक बार 0 रखोगे 40 से डिवाइड करोगे, एक बार में नहीं आएगा, फिर 3 रखना पड़ेगा, शून्य से शून्य जाएगा और 7 चौक 28, 0.07। तो ये इस तरीके से आपकी एक्टिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी और इस एक्टिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। तो एक्टिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला है उसका, ये डेफिनेशन है, और अनइक्वल क्लासेस में यूज करते हैं। तो ये क्लासेस अनइक्वल है और उसमें हम इस तरीके से निकालते हैं। मेरा काम यहाँ पर ये नहीं होता है बच्चा कि बस डेफिनेशन है, एक्टिव फ्रीक्वेंसी है, निकाल लो। क्या होता है, कहाँ यूज होगा, क्या करना है, पूरा मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई पढ़ाता हो तो अच्छी बात है। चलिए, ये अब बात करते हैं हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी या टर्मिनोलॉजी है वो है रिलेटिव
फ्रीक्वेंसी बोलो या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ये क्या होता है समझो, ये भी क्या, इट इज द रेशियो ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास या एनी क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास टू टोटल फ्रीक्वेंसी, टू टोटल फ्रीक्वेंसी। अंतर क्या है पिछली डेफिनेशन और डेफिनेशन में? यहाँ लिखा है टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास को टोटल फ्रीक्वेंसी से भाग दे देना है, और वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को भाग दे रहे हैं विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल से। तो यहाँ पे फार्मूला देखो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अपॉन में आ जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी। चीजें समझ में आई? दोनों में बस इतना ही अंतर है, नीचे चेंजेस है। अब यहाँ पे याद रखना सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी में, और बता दो आपको, सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। याद रखना सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का आप सम करने जाओगे तो वो 1 होता है, इसको नोट करके लिख लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी किसमें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिख सकते हो इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी का सम करोगे, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख लो, सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, मतलब जब आप उसका टोटल करोगे और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 1 होता है, उसको भी मैं करके बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सेम एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेने के लिए टेबल वही यूज कर सकता हूँ वैसे, पर चलो इसको दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक कॉल ले लेते हैं। चलिए, जिस तरीके से रहेगी, ये आपका क्लास इंटरवल रहेगा, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और यहाँ पे आपकी आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मान लो आपका जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, वही 0 to 10 आप ले लो, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40, ठीक। अब यहाँ पे आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज है वो मान लो वही ले लो, 2, 5, 7 और 3, ये हमने फ्रीक्वेंसीज ले ली। तो यहाँ पर जो आपका डाटा निकल के आएगा वो क्या आएगा। अब इसका पहले तो करो टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो कितना है यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, ये हो गया 7, 7 दूनी 14, 11, 14, 15, 16, 17, कितना आ रहा, 17। टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है, 17। अब यहाँ पर क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने क्या बताया, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, एक तो हो गया ऊपर होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, अपॉन में होना चाहिए टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। तो देखो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 2, टोटल फ्रीक्वेंसी 17, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना कितना आएगा, दशमलव में जो भी आए, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, 17, फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, और टोटल फ्रीक्वेंसी 17, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी 17। अब मैंने यहाँ पॉइंट लिखा, ये हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब इसको डिवाइड करके दशमलव में निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला, सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसा करना है, क्या लिखना है यहाँ पे, सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब हम सम करेंगे तो 1 के बराबर होगा। देखो अब यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 2/17 प्लस दूसरी की कितनी है 5/17 प्लस तीसरे कितनी है 7/17 प्लस फिर कितनी है 3/17। एलसीएम कितना आ रहा है 17, ऊपर कितना है 2 और 5 7, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है 1। तो
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को वापस टोटल करोगे तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो ये लाइन जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करते हैं तो वो इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है? तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, एक और है यहाँ पर, वो चीज़ समझ लो। एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? ठीक है, व्हेन फ्रीक्वेंसी अरेंज इन लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। ठीक है, व्हेन फ्रीक्वेंसी अरेंज इन लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, ऐसा हम बोल सकते हैं। या मैं बता दूं आपको किस तरह का रहेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ऐसा आप समझ लो। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, मोर देन टाइप, उसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, इसको भी समझ लो फटाफट, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इनके बिना हम आगे न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, या कई बार सादे सीधे ये आपको सीधे सीधे एग्जाम में यही पूछ ली जाएगी कि होती क्या है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ठीक है, अब देखो, यहाँ तो वही क्लास इंटरवल हो जाएगा, है ना, यहाँ हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें लेनी पड़ेगी, एक टेबल और बनानी पड़ेगी। ठीक, इसको आगे खींचना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इसको मैं लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्लासेस ले ली, वही 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड वही 30 से 40। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले ली वही 2, 5, 7 और 3। ठीक है, ये हमने ले ली फ्रीक्वेंसीज। अब लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है, मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा, इसको लिख लो पहले कि पहली जो लेस देन टाइप है, ठीक है, जो लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में लिख लो। पहली चीज़, ये ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यह क्या होती है? ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमेशा क्या होगी? असेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, दूसरी चीज, ये ऑलवेज जो है कहाँ होगी? ये हमेशा जो है अपर लिमिट में काउंट होगी, ये ऑलवेज काउंट इन अपर लिमिट। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको जब करवाऊंगा इसका न्यूमेरिकल। इतना समझ लो कि जो लेस देन टाइप है वो ऑलवेज काउंट इन अपर लिमिट, ऑलवेज काउंट इन ऑलवेज काउंट इन लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट। लेस देन टाइप जो है वो ऑलवेज कहाँ काउंट होती है? अपर लिमिट में। ठीक है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, और ये कहाँ होती है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, इतना समझ लो। ठीक है, क्या है? हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगी, ये हमेशा कहाँ होगी? अपर लिमिट में, मतलब यहाँ काउंट होती है ये। ठीक है, और ये टॉप टू बॉटम होती है। टॉप टू बॉटम मतलब इसको सम करना शुरू करते हैं। हालांकि मैं अभी बताऊंगा, ये जस्ट आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ ऐसा नहीं लिखते हैं, वैसे तो शुरू करते हैं इसको क्या, यहाँ पे लेस देन 10 और लेस देन 20 इस तरीके से लिखा रहता है, बट वो मैं आपको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ाऊंगा, वहाँ पर इसको अच्छे से बताऊंगा। अभी समझ लो कि होता क्या है। अब इसको कैसे करते हैं, पहले तो ये, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको समझ लो। हमने क्या बोला? असेंडिंग ऑर्डर में होती है, अपर लिमिट में काउंट करते हैं और बॉटम से शुरू करते हैं, टॉप से शुरू करते हैं, टॉप टू बॉटम। मतलब पहले हमने यहाँ 2 थी तो 2 ले लिया, इस 2 में इसको प्लस करेंगे 5 को, कितना हो जाएगा? 5 + 2 7। अब ये जो 7 आया, मैं इसको सीधे 7 ही लिख देता हूँ। इसको प्लस करेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पर 7 को फिर 7 में प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 14।
14 को फिर 3 में प्लस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, मतलब यहाँ ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल फ्रीक्वेंसी भी कितनी, 70। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। चेक करने का तरीका क्या है, ये वाली वैल्यू ये वाली बराबर होना चाहिए। अब दूसरा मैंने क्या बोला यहाँ पर, मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये मोर देन टाइप है, ये मोर देन टाइप है, इसको बताता हूँ। ये क्या होगी, ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, ये ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। ये बॉटम टू टॉप होगी, बॉटम टू टॉप। ठीक है, और क्या लिखा हमने, ये ऑलवेज काउंट इन लोअर लिमिट। ऑलवेज कहाँ काउंट होगी, ये लोअर लिमिट में काउंट होगी। देखो इसमें क्या है, यहाँ हमने क्या लिया, ये हमें बॉटम डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। मतलब क्या है, इसको हम बॉटम से शुरू करेंगे। मतलब यहाँ हमने लिया 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17। आ गई समझ में। नीचे से प्लस करते ऊपर जाएंगे, मोर देन टाइप में नीचे से प्लस करते ऊपर गए हम। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। और मीडियन जो हमारी बनती है ना, मीडियन वो हमेशा लेस देन टाइप में होती है। मीडियन जो हम निकालेंगे वो ऑलवेज सिर्फ लेस देन टाइप में बनता है, मोर देन टाइप में निकलती नहीं है मीडियन। अगर मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी दी है तो पहले उसको लेस देन में कन्वर्ट करो, और लेस देन से फिर हम निकाल पाएंगे मीडियन। मैं आगे बताऊंगा जब मीडियन पढ़ेंगे हम। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो हम बोल सकते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। बीच बीच में और भी कुछ चीज़ें आएगी तो उसको हम देखते जाएंगे, जैसे स्ट्रेच रूल क्या होता है, एरे क्या होता है, बीच बीच में कुछ चीज़ें आती रहेगी तो उनको हम करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।